सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम सभी ने पाठ 1 भाषा, लिपि एवं व्याकरण हम सभी पढ़ चुके हैं। इसमें हम सब ने पढ़ा कि भाषा यानी मनुष्य अपने मन के भाव और विचार जब किसी के सामने प्रकट करता है वही वो भाषा होती है, जो बोलता है वही भाषा होती है। और लिखने के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। और व्याकरण वह शास्त्र होता है जिससे भाषा की शुद्धिकरण होती है, जिसमें हम शब्दों को शुद्ध लिखना, वाक्यों को शुद्ध बनाना सीखते हैं। ये हम सभी पढ़ चुके हैं। आज हम सभी वर्ण विचार पढ़ेंगे, यानी कि वर्णों पे विचार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। क्या? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण ही होती है। मुख्यतः हम सभी जानते हैं जैसे कि क, ख, ग, ये सभी वर्ण ही होते हैं और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वो हम सभी इस पाठ में पढ़ेंगे। जिसमें जैसे एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वास्तव में जो स्वर होते हैं वो मात्राएं होती है जो व्यंजन के लिए प्रयोग में हम लेते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें इन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और भी हम इस पाठ में आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम आज पाठ शुरू करते हैं। मन में आने वाले भावों को प्रकट करने के लिए हम अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। कि मन में अपने जो भाव प्रकट होते हैं उन भावों को बोलने के लिए मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। इन ध्वनियों को कागज़ पर हम कुछ चिन्हों के रूप में भी अंकित करते हैं। ये भी हम सभी जानते हैं। कई बार हम कोई काम मौखिक भी करते हैं बोलकर, कई बार हम कुछ लिखकर भी काम करते हैं। तो इसमें हमें क्या बताया है कि मन में आने वाले जो हमारे भाव रहते हैं उनको प्रकट करने के लिए हम अपने मुंह से ध्वनियाँ निकालते हैं और इन ध्वनियों को कागज़ पर भी हम कुछ चिन्हों के रूप में अंकित करते हैं। जैसे कि राम ने श्याम से कहा, जैसे उदाहरण में क्या बताया कि राम ने श्याम से कहा तालाब में कमल खिला, तालाब में कमल खिला। इस प्रकार राम द्वारा कहे गए उक्त वाक्य में अपने ध्वनियाँ प्रकट हुई है। यानी राम द्वारा कहे गए उक्त वाक्य में अनेक ध्वनियाँ प्रकट हुई है। अब राम ने जो वाक्य बोला उसमें अनेक प्रकार की ध्वनियाँ प्रकट हुई है। इन्हें हम खंड खंड करके रखें तो इन ध्वनियों का स्वरूप होगा। यानी हम अगर इसके टुकड़े करके रखें तो इनके अलग अलग रूप किस प्रकार से होंगे वो देखेंगे। यानी कि हमें एक शब्द दिया गया है और शब्दों के हम टुकड़े करके वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके हम लिखेंगे। जैसे तालाब दे दिया तो हम तालाब में त धन आ और ल धन आ और बै धन ए, तो तालाब बना। इसी प्रकार मैं दे दिया तो मैं धन ए बन गया। इसी प्रकार कमल है तो क धन ए, मैं धन ए, ल धन ए बन गया। इसी प्रकार खिला है तो ख धन ई धन ल धन आ, तो खिला बना। इस प्रकार बने ये। मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मुंह से जो अपने ध्वनियाँ निकलती है इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हमने इनके टुकड़े करके लिखे ना, जैसे कि त धन आ धन ल धन मैं धन बै, ऐसे हमने लिखा ना। ये जो टुकड़े करके इनके और टुकड़े नहीं हो सकते, ये इसमें बताया गया है। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि क, जैसे इसमें कुछ उदाहरण भी बताए गए हैं अपने
जैसे ए, क, ख, ग, आ आदि। इस प्रकार नोट, काला शब्द की दो ध्वनियाँ हैं। जो काला शब्द है वो दो ध्वनियों से मिलके बना है, जैसे कि का, धन, ला। इनके और खंड किए जा सकते हैं और हम इनके भी और टुकड़े कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे कि का है तो का हम किस प्रकार से करेंगे? क धन आ करेंगे। क्या करेंगे? क धन आ करेंगे, का बन जाएगा। इसी प्रकार अगर ला है तो ल धन आ, तो ला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ल धन आ, ला बन जाएगा। इस प्रकार क, आ, ल वर्ण है। अब इनके और खंड नहीं किए जा सकते, अब इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं वर्ण दो प्रकार के। सबसे पहले हैं स्वर। कौन से हैं? स्वर है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न या बाधा के होता है, कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा से होता है, बाधा के होता है। अब इसमें क्या बताया है? कि जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न के, यानी इसमें किसी की भी उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यही बात इसमें बताई जा रही है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकली वायु बिना किसी अवयव से टकराए मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है। अब इसमें कुछ घुमा के परिभाषा दी जा गई है। वैसे हम इसको ऐसे भी सरल रूप में भी समझ सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वही स्वर कहलाते हैं। लेकिन इसमें इस परिभाषा को थोड़ा घुमा के दे दिया। अब इसमें हमसे क्या कहा गया है? कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न व बाधा एक ही होता है, विघ्न बाधा के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकली वायु बिना किसी अवयव से टकराए मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है। स्वर जो है वह स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। जैसे स्वर और नीचे मात्रा, इन्हीं स्वरों से मात्राओं का निर्माण होता है। जैसे ए की तो वैसे कोई मात्रा होती नहीं है, और आप देख सकते हैं नीचे आ की मात्रा है, ई के नीचे ई की मात्रा है, बड़ी ई के नीचे बड़ी ई की मात्रा है, ऊ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है, री के नीचे री की मात्रा है, ए के नीचे ए की मात्रा है, आई के नीचे आई की मात्रा है, ओ के नीचे औ की मात्रा है, औ के नीचे औ की मात्रा दी गई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो स्वर होती है उनकी किस प्रकार से मात्राएं होती है। ए की मात्रा नहीं होती क्योंकि यह व्यंजन में मिली रहती है। ए की कोई भी मात्राएं नहीं होती है। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। अब इसमें क्या कहा है हमसे कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार जो स्वर होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो स्वर होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ऋस्व, दीर्घ, प्लुत। अब सबसे पहले हम ऋस्व स्वर पढ़ेंगे। ऋस्व स्वर में क्या बताया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है
उन स्वरों को ऋश्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ऋश्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर या क्या एक मात्रिक भी कहते हैं, जैसे कि ए, ई, उ, री। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनके उच्चारण में हमें कम से कम समय लगे वही ऋश्व स्वर कहलाता है। ऋश्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं और इसमें इसकी संख्या हमें 4 बताई गई है, ए, ई, उ, री, ये बताया गया है इसमें। अब आगे हम देखेंगे दीर्घ। क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वरों में क्या बताया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ऋश्व स्वरों से दुगुना समय लगे, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ऋश्व स्वरों से भी दुगुना समय लगता है, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी अब हमने उसमें ऋश्व में क्या पढ़ा? ऋश्व में हमने ये पढ़ा कि इनके उच्चारण काल में कम समय लगता है और इसीलिए इनको हम ऋश्व कहते हैं। और दीर्घ में हमने क्या पढ़ा? कि दीर्घ में हमने ये पढ़ा कि ऋश्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। इसमें कितना? दुगुना समय। जैसे कि इसके उदाहरण भी है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ आदि। इस प्रकार इसके उदाहरण दिए गए हैं। अब आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहा प्लुत स्वर में? इसमें ये बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने पर तथा संस्कृत भाषा के मंत्र आदि के उच्चारण के लिए होता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम, ऐसे इस प्रकार से। अब हमने इसमें स्वरों के प्रकार देखे कि मुख्यतः जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऋश्व, दीर्घ और प्लुत। ऋश्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। अब हम आगे देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है वो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बताए गए हैं? हमें 2 प्रकार के बताए गए हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। अब देखो इससे भी पता चलता है मूल स्वर से क्या है? जो मूल है, और संधि का मतलब होता है जो 2 स्वरों के मेल से बना है, वो संधि हो गई। ये हुआ। अब इसमें शब्द से ही पता चल रहा है इसकी परिभाषा कि मूल स्वर क्या है। मूल स्वर यानी ए, ई, उ, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में, यानी मूल वो है जिनको किसी से मिला के नहीं बनाया हुआ है, और संधि वो है जो 2 स्वर मिलके बने हैं। जैसे ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं, इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये जो संधि स्वर है वो तो 2 स्वरों के मेल से बने हैं, और जो मूल स्वर है वो किसी के सहयोग से नहीं बने हैं, वो मूल ही है। अब इसमें दीर्घ स्वर कौन से हैं? ए धन ए मिलके आ बना, ई धन ई मिलके बड़ी ई बनी, इसी प्रकार उ धन उ मिलके बड़ा उ बना। और संयुक्त स्वर में क्या है? ए धन ई मिलके ए बना, ए धन उ मिलके ओ बना, ए धन ए मिलके आई बना, तथा आ धन ओ मिलके क्या बना? आउ बना। अब हम इसमें देखेंगे व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन देखेंगे। अब हमने स्वर पढ़ लिए हैं, अब हम व्यंजन पढ़ने वाले हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। किसी व्यंजन का
उच्चारण तभी किया जा सकता है जब उसमें स्वर मिला हुआ हो। अब कहने का अर्थ स्पष्ट है कि हम व्यंजन का तभी ही उच्चारण कर सकते हैं जब उसमें स्वर का मेल होता है, वरना इसका उच्चारण भी नहीं होता है। इसको हम लिख ही सकते हैं, लिखने में भी हमें नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। नीचे एक टेढ़ी लाइन, उसे कहते हैं हलंत, तभी जाके पता चलेगा कि इसमें स्वर का मेल नहीं है, वरना स्वरों की सहायता के बिना इनका उच्चारण नहीं होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख, विवर या स्वर तंत्र के किसी भाग से टकराकर घर्षण करती हुई या रुककर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। अब व्यंजन ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख विवर या स्वर तंत्र के किसी भाग से टकराकर घर्षण करती हुई या रुककर बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कितने व्यंजन बताए गए हैं? 33 व्यंजन वर्णमाला में बताए गए हैं, जैसे क, ख, ग आदि। अब आप सभी देख रहे हैं कि जो क, ख, ग लिखे हुए हैं, इसके नीचे एक टेढ़ी लाइन लगी हुई है, इसे ही हम हलंत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अभी इसमें स्वरों का मेल नहीं है। इनका उच्चारण स्वर लगाकर ही किया जा सकता है। जैसे अब क्या कहा इसमें कि इनका अगर हमें उच्चारण करना है तो हमें स्वरों की क्या सहायता लेनी ही पड़ती है, यानी स्वर लगाकर ही इनका हम उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि क धन ए मिलके बना क, इसी प्रकार ख धन ए मिलके बना ख, इसी प्रकार ग धन ए मिलके बना ग, इसी के बना ख। अब इसमें हमें बताया कि ख धन ए मिलके ख बना और ग धन ए मिलके ग बना। स्वर रहित व्यंजन को नीचे हल चिन्ह लगाकर लिखते हैं। अभी मैंने आपको ये बात ऊपर बता दी थी कि स्वर जो रहते हैं उनको हम नीचे हल यानी हलंत का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। अगर हम हलंत का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो इसमें स्वरों का मेल हो जाता है, और हलंत का चिन्ह लगाने से ये पता चलता है कि इसमें स्वरों का मेल नहीं है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब किसमें प्रयत्न के आधार पर क्या व्यंजनों के भेद है ये। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आ गए आपके? जैसे क वर्ग पूरा आ गया। अब क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ, ड़। इसी प्रकार च वर्ग आ गया तो च, छ, ज, झ, इया। इसी प्रकार ट वर्ग आ गया। अब इसमें हाँ ट वर्ग इधर है, देखो ट वर्ग आ गया तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी प्रकार त वर्ग आ गया तो इसमें त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार इसमें प वर्ग आ गया तो प, फ, ब, भ, म। अब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है वो देखेंगे हम। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अब आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी जो ये वर्ण लिखे जा रहे हैं, व्यंजन लिखे जा रहे हैं, इन व्यंजनों के नीचे एक एक लाइन लगी हुई है। ये हलंत लगाया हुआ है, इसमें अभी व्यंजन ही है ये, इसमें स्वरों का मेल नहीं है। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन देखेंगे हम। ऊष्म में जिनको बोलने में हमें ऊष्मा यानी ऊर्जा लगती है, जैसे श, फिर एक है श और साधारण स, और फिर है। अयोग्य वहा। अयोग्य वहा में अनुस्वार, अनुनासिक,
तथा विसर्ग ये आते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। अब आगे देखिए, आगत व्यंजन में ड़, और इसको भी, इसके नीचे भी ढ के नीचे बिंदी आई है, इसीलिए इसको भी ढ़ ही बोलेंगे हम, क्योंकि वैसे इसको ढ बोलते हैं हम, ढ, लेकिन इसके नीचे बिंदी आने की वजह से हम इसको ढ़ ही बोलेंगे, इसको भी और इसको भी ढ़ ही बोलेंगे। अगला भाग हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।